हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनर्सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेजी गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन, शांति, संसाधन, जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। ये आपका कुछ दिखाया गया है। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस की पौधे लगाते हुए। शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये कहाँ है? केरल में आपका नीलगिरी पहाड़ी में है। पूछा जाता है छोटे छोटे जंगली उत्पादकों को बेचती हुई आदिवासी महिलाओं को दिखाया गया है। सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिला को दिखाया गया है। 1960 और 1970 के दशकों के कारण पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं के भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरों में पड़े कुछ विशेष प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगूल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल, लवणीय जल और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। ये पूछा जाता है एक सींग वाला गेंडा असम काजीरंगा नेशनल पार्क और हंगूल कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में है। ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में। और ये क्या है? कश्मीरी हिरन है हंगूल। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन बस्टर्ड और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या
55,000 से घटकर 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 भागों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। कौन कौन? 2/3 भारत और नेपाल। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा और हिरन को दिखाया गया है। ये एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, काजीरंगा, असम। और कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करता हूँ। अभी भारत में टोटल बाघ कितना है? 3682 और पूरा विश्व का 75% बाघ भारत में ही है। और बाघ दिवस आप जानते ही हैं, बाघ दिवस 29 जुलाई। और कुछ है, ये आपका गेंडा, एक मिनट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये पूछा जाता है, एलिफेंट 1992 और एक है गेंडा परियोजना 2005। और कुछ इम्पोर्टेंट है, टाइगर रिजर्व भारत में कितना है? टोटल 54 है। 53 वाला कौन सा है? रानीपुर उत्तर प्रदेश। और 54 है कौन सा? धौलपुर करौली, कहाँ है? यूपी में। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कितना है? 785। और बिहार में कितना है? 54। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भिरुंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियों की पहली बार इस सूची में रखी गई है। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन को हम लोग कहेंगे रिजर्व। आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। रक्षित वन हो गया कंजर्व। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन
पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। पूर्वोत्तर में सातों राज्य। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इससे ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्र में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी है। सेंचुरी का क्या मीनिंग हो जाएगा आपका? ये आपका समुदाय हो जाएगा। ये पूछा जाता है। ये भैरोदेव डाकब, ये कहाँ है? राजस्थान, अलवर। जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों में ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों स्थानीय लोग ही घुसते तथा न ही किसी और छेड़छाड़ करने देते हैं। समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी ट्री में पूछा गया है, मतलब टीचर में। मुंडा और संथाल जातियाँ कौन सा पेड़ का पूजा करता है? महुआ और कदम्ब। और बिहार में शादी के दौरान आम के पेड़ की पूजा किया जाता है। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने की पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का भिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। ये बिश्नोई समाज इम्पोर्टेंट है राजस्थान का काले हिरन के लिए। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया है कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य है ये ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका मैं डिस्कस करता हूँ। ये नवधान्य
नवधान्य आंदोलन के वसुधैव कुटुंबकम यानी धरती के गणतंत्र पर आधारित है। ये लिख लीजिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। नवधान्य आंदोलन के वसुधैव कुटुंबकम यानी धरती के गणतंत्र पर आधारित 1990 में हुआ था। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। किसके किसके द्वारा किया गया था? धूम सिंह नेगी, कुंवर परसून और विजय जरधारी। ये इंपॉर्टेंट है। और एक पूछा जाता है एपीको आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। ये आपका इम्पोर्टेंट है, कुछ कोटेशन है इसका गौतम बुद्ध का। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये मेंस निबंध में लिख सकते हैं, ये आपका कोटेशन हम लोग दे सकते हैं इसका। ये कुछ अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? किसका नहीं करता? वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। कुछ मैचिंग है, उसको भी कर लेते हैं। आरक्षित वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। रक्षित वन क्या हो जाएगा? वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। अवर्गीकृत वन क्या हो जाएगा? सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके। राष्ट्रीय वन नीति कब हुआ था? 1992। और आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 पूछा गया है ये। और एक है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण 18 अक्टूबर 2010। ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।